नमस्कार। मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म ने सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज करके एक सीरीज लाई है आप लोगों के लिए, और उसका ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन पे हैं और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज पे। आज हम पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडिवल एरा के पीवाईक्यूज की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित वैल्यू एडेड मटेरियल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पीवाईक्यू 115 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ये कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरा ये है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनते हैं और बाएं में एक महिला का। तो अगर आपने कभी मूर्ति देखी हो, जैसे बगल में मैंने लगा दी है, 11वीं सदी की एक मूर्ति है, तो इसको आप देखिए, स्पष्ट है कि इसमें चार हाथ हैं, इनमें शिव के चार हाथ प्रदर्शित हैं। और दूसरा जो आपका कथन है उसमें लिखा है कि दाएं कान में पुरुष कुंडल पहनते, बाएं में महिला का। यह शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की ओर इंगित करता है। इसका अर्थ यह है कि उसको आप सही मान सकते हैं, तो उसमें दोनों सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न। तो दक्षिणा मूर्ति की भी एक फोटो मिल गई है, उसमें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए शिव और ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, इसका मतलब ज्ञान दे रहे हैं। तो ये शिक्षक की ओर इशारा करती है, तो शिक्षक रूप 116वें का शिक्षक हो जाएगा। इसके आगे के प्रश्नों को करने से पहले मुझे लगता है कि वैल्यू एडेड मटेरियल देख लेना चाहिए। तो थोड़ा पीछे से हम लोग शुरू करेंगे, एक टाइमलाइन देखते हुए गुप्त एरा से, क्योंकि पूर्व मध्यकाल एक अंडरस्टैंडिंग यह है कि हर्ष के बाद जब मिडिवल पीरियड शुरू होता है और वहां से जो सल्तनत कालीन व्यवस्था शुरू होने से पहले का जो काल है उसको अर्ली मिडिवल बोलते हैं या पूर्व मध्यकाल। तो इस दौर को एक बार हम लोग टाइमलाइन के जरिए देख लेंगे थोड़ा बहुत, इससे कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। चोल प्रशासन को हम लोग ज्यादा ढंग से पढ़ेंगे, उसमें संगम कालीन साहित्य को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, और तो बाकी जो टाइमलाइन में उचित चीजें हैं उसको आपको दिखाई जाएंगी। तो पहले देख लिया जाए मटेरियल वैल्यूएटेड जो है। तो गुप्त वंश शुरू होता है, श्रीगुप्त इसके संस्थापक माने जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। फिर समुद्रगुप्त पराक्रमांक और कविराज, इनकी दो उपाधियां पाई जाती हैं, पराक्रमांक और कविराज। रामगुप्त इसके बाद आए, लेकिन रामगुप्त के जल्द जल्द ही हुणों से जो युद्ध हुआ था उस क्रम में आप लोग चंद्रगुप्त नाटक प्रेफर कर सकते हैं या देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कैसे रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने देवगुप्त की उपाधि ली और परम भागवत की उपाधि ली। परम भागवत मतलब विष्णु वैष्णव थे ये लोग, तो परम भागवत मतलब वैष्णव के परम भक्त, परम भागवत। और विक्रमादित्य, इनकी तीन उपाधियां मिलती है, देवगुप्त, परम भागवत और विक्रमादित्य। उज्जैनी को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई, पहले विदिशा दूसरी राजधानी थी। और गुप्त वैसे कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के, पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई, इससे पहले द्वितीय राजधानी जो विदिशा हुआ करती थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फायान नामक चीनी यात्री आया था। इसके बाद हुए कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था, या इन्होंने जो गांव 200 दान दिए थे उससे नालंदा विश्वविद्यालय मतलब आगे बढ़ा। इसके बाद आते हैं कुमार, इस क्रम में आते हैं स्कंद, आगे स्कंदगुप्त, क्रमादित्य और चक्रादित्य। तो क्रमादित्य और चक्रादित्य उपाधि है वो है स्कंदगुप्त की। और जूनागढ़ के गिरनार तथा भीतरी स्तंभलेख में इनका वर्णन किया गया है। जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख और भीतरी गाजीपुर का अभिलेख है स्तंभलेख, इसमें इनका वर्णन किया गया है। दूसरी राजधानी इनकी अयोध्या थी स्कंदगुप्त के समय में। अब इसी क्रम में आप बाएं तरफ देख रहे हैं कि कुमार गुप्त के बाद से ही या जस्ट बाद से ही हुड़ लोग आना शुरू हो गए थे। तो हुड़ कौन थे, मंगोल जाति के थे, सीथियनु या शकुन की एक शाखा थी। ठीक है। और दो शाखा वहां से हुई, तो वहां से जो उत्तर की तरफ गए यूरोप, उनको बोला गया काले हुड़, और जो दक्षिण की तरफ नीचे आए भारत की तरफ वो श्वेत हुड़ या एपिफेलाइट्स कहलाए। पहला शासक इसका तिगन हुआ, इसी क्रम में आगे तोरमाड़ हुआ।
तोरमाड़ के बाद मेहरकुल हुआ, और मेहरकुल 515 ईस्वी में इसी इसी समय सुंग यून करके एक, देखिएगा सुंग यून करके एक चीनी यात्री था। इसकी यात्रा के विवरण से पता चलता है कि 515 ईस्वी में मेहरकुल था। स्कंदगुप्त के बाद पुरगुप्त आए, उसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य आए। और इनकी खासियत क्या है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य ने यशोधर्मन मालवा नरेश, हम लोग इससे पहले लेक्चर में इसकी चर्चा की है कि यशोधर्मन के साथ मेहरुकुल को पराजित किया था बालादित्य और मालवा नरेश यशोधर्मन मिलकर। इसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय आए, बुधगुप्त आए, मतलब गुप्त वंश इस तरह समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग पोस्ट गुप्त इरा में लगभग 6ठी सदी और 7वीं सदी के दौरान जो भारत की स्थिति है उसको देखेंगे कि उस समय कौन कौन से राजा थे महत्वपूर्ण और कौन कौन से डायनेस्टीज थी, उसका हल्का परिचय लेंगे। क्योंकि आजकल आप ये देख रहे होंगे कि आगे दिखाएंगे भी आपको कि क्रोनोलॉजी के सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसमें क्रम क्या है, कौन आगे है कौन पीछे है, तो इसलिए थोड़ा जरूरी लगा, इस वजह से मैंने इसको बनाया था। तो मैत्रक का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ये मैत्रक रहे, तो मैत्रक का क्या है, इनकी राजधानी वल्लभी थी, वल्लभी राजधानी थी। 5वीं सदी में भट्टारक द्वारा स्थापना की गई थी। शिलादित्य प्रथम जो थे, आवाज आ रही है ठीक, शिलादित्य प्रथम राजा हुए, ध्रुवसेन प्रथम राजा हुए। इनमें खास बात क्या थी कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी इन्हीं के समय में हुई थी। और ध्रुवसेन द्वितीय जो हुए वो हर्ष के दामाद थे और बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। देख रहे हैं किस तरीके से ध्रुवसेन प्रथम ने द्वितीय जन संगीति आयोजित की थी और ध्रुवसेन द्वितीय ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो चालुक्य वंश बादामी को देखते हैं। ये रहा चालुक्य वंश बादामी का, और इसके जो संस्थापक थे वो जयसिंह चालुक्य कहे जाते हैं। जयसिंह चालुक्य जो है इसके संस्थापक हैं। 6ठी सदी के आरंभ में करीब इसकी स्थापना हुई थी। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ चालुक्य वंश का। इसने नर्मदा के तट पे हर्ष को हराया था। और एहोल प्रशस्ति जो कि रविकीर्ति, इनके दरबारी थे रविकीर्ति, इनके द्वारा लिखी गई, इनमें इस पे इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हर्ष को भी हराने का उल्लेख है एहोल प्रशस्ति में। रविकीर्ति की एक बात और क्या है कि इन्होंने, पता नहीं स्पष्ट शायद न हो रहा हो, लेकिन मेगुती का जैन मंदिर एहोल में ही, बोल दे रहा हूं उच्चारण समय, मेगुती का जैन मंदिर एहोल में रविकीर्ति ने निर्माण कराया था। और पुलकेशिन द्वितीय के बाद कौन है, अब हाँ विजयादित्य। एकदम क्रम एग्जैक्ट नहीं है, महत्वपूर्ण राजा लिए गए हैं या महत्वपूर्ण, तो अभी सबको याद करने का कोई मतलब भी नहीं है। जिनके बारे में कोई खास बात है वो याद किया जाए, उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी लग जाएगी, कौन आगे कौन पीछे। अगर आएगा भाई एक आध नहीं पता रहेगा तब भी उसमें मैनेज हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले थे विजयादित्य। सर्वाधिक लंबा इनका था, 37 वर्ष का शासन था चालुक्यों में। इनकी सबसे महत्वपूर्ण खास क्या बात है जो कि पूछा भी जाता है आजकल, पट्टदकल का शिव मंदिर इन्होंने बनवाया था। पट्टदकल का शिव मंदिर इन्होंने बनवाया था विजयादित्य जी ने। फिर चालुक्यों के ही, जैसे ये चालुक्य का एरिया बना है तो इसके ये सामंती इलाके हैं, इसी में एक जगह जन्म हुआ राष्ट्रकूटों का। आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे राष्ट्रकूटों, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे, थोड़ी क्या विस्तृत चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उनकी भी उनका भी एक पीडीएफ है साथ में इंक्लूड है, क्योंकि ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। ये तीनों महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं पल्लव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण में जब हम लोग चोल पढ़ेंगे उससे पहले पल्लव का परिचय जरूरी है। दूसरी चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि पल्लव ने जो दक्षिण भारत की मंदिर कला थी उसकी शुरुआत की, तो उनके राजाओं के क्रम में कला, उनके जो मंदिर निर्माण शैली थी वो बदली या उन्हें बदला हुआ है, और सबकी एक अलग अलग यूनिक शैली थी। तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जो पल्लव थे उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी और जो मंदिर निर्माण शैली थी वो कैसे कैसे उनके दौरान बदली। तो कांची का जो पल्लव वंश था उसकी राजकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्थापक इसके माने आते हैं सिंह विष्णु के संस्थापक माने जाते हैं पल्लव वंश के। और सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, भारवी। और भारवी की कृति कौन सी है, किरातार्जुनीयम। ये संस्कृत विद्वान थे भारवी। इसके आगे आते हैं महेंद्र वर्मन, महत्वपूर्ण राजा है महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने लिखा था मत्त विलास
प्रसन्न, इनकी उपाधि भी कभी, इनको मत्त विलास भी कभी कभी कहा जाता है। इन्होंने मत्त विलास प्रसन्न लिखा था। और मंदिर शैली में इन्होंने मंडप शैली का मंडप शैली की शुरुआत की। मंडप शैली और पंच पल्लवरम स्थान है, पल्लवरम में पंच पांडव मंडप की इन्होंने स्थापना की करी थी। इस वजह से मंडप शैली महेंद्र वर्मन प्रथम से जोड़ी जाती है। अगला देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल महामल्ल युद्ध में काफी जैसे महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण युद्ध जीते थे। कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाले नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने हराया था उसको। तो मामल्ल महामल्ल कहा जाता है, मल्ल योद्धा होते हैं ना, तो इस तरह महामल्ल, तो महामल्ल को मामल्ल, तो मामल्ल शैली जन्म ली। मामल्ल शैली न कहें क्योंकि उसका कारण बता रहे हैं, आगे देखते हैं। इसको एकाश या सप्त पैगोड़ा बोला जाता है। इनकी इनके जो मंदिर हैं एकाश में थे और सप्त पैगोडा नामक मंदिरों की सीरीज इन्होंने बनवाई थी। अब देखते हैं एकाश में क्या होता है। एकाश में एक पत्थर है, बड़ा पत्थर इमेजिन करिए, और उसको ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए मंदिर बना दिया जाए। मतलब दूसरा पत्थर कहीं से लाके जोड़ा घटाया नहीं जाएगा, एक ही पत्थर है, उसी को काट के मंदिर बनाया गया। इसको बोलते हैं एकाश्म पत्थर निर्माण। तो इन्होंने 8 रथों का निर्माण कराया, जिसमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो एकाश में थे, मंडप शैली से मिलता जुलता है, लेकिन इनका सप्त पैगोड़ा बनाया और पंच पांडव मंडप बनवाया था इन्होंने, महेंद्र वर्मन ने। तो जो महेंद्र वर्मन म से नाम है तो उनको मंडप शैली कह सकते हैं। और नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने सप्त पैगोड़ा, नाम है सप्त पैगोड़ा लेकिन रथ है उसमें 8, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा धर्मराज, सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। इसके बाद आया, इसके आगे आए नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह कहा जाता था। इनके समय में जाके वास्तविक रूप से मंदिर निर्माण शुरू हुआ। कैसे? पत्थर रख रख के, एक पत्थर रखा उसके ऊपर रख के दीवार बनाई गई, फिर उस तरह शिखर बनाए गए। तो इस तरह के जो मंदिर निर्मित हुए, इसको संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल मंदिर बोलते हैं। तो इनकी खास बात क्या थी? ये वास्तविक मंदिर या स्ट्रक्चरल मंदिर जो जोड़ जोड़ के बनाए हुए थे, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली में अस्तित्व में आए। ऐसा मानते हैं कि जैसे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जाके जो नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली थी, उसमें पल्लव शैली उत्कृष्टता को प्राप्त हुई। और इसके उदाहरण कौन से हैं? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम तटी मंदिर। महाबलीपुरम तटी मंदिर के साथ एक करंट जुड़ा था अपने टाइम में, जब मोदी जी के साथ चीन के राष्ट्रपति वहां पे गए हुए थे, या कोई शायद चीनी कोई कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी महाबलीपुरम के पास में, एक थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है इस तरह। तो इस वजह से भी उसको मतलब ध्यान में रखा गया। तो इसमें ये कनेक्ट करते रहिएगा कि उदाहरण कौन सा किसके लिए। जैसे मंडप शैली पल्लवरम के जो पंच पांडव मंदिर हैं वो है महेंद्र वर्मन प्रथम से जुड़े हुए। जो सप्त पैगोड़ा है वो जुड़ा हुआ है नरसिंह वर्मन प्रथम से। और जो महाबलीपुरम का तटी मंदिर है या कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, वो जुड़ा हुआ है नंदी वर्मन शैली से। इसके बाद सॉरी माफ करिए, राजसिंह शैली से। इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली बस इसे याद रखते हैं क्योंकि ये क्रम में आगे बढ़े, लेकिन नंदी वर्मन शैली में पल्लव कला का ह्रास हुआ और छोटे मंदिर निर्मित किए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पल्लवों के लिए जो जरूरी जानकारी थी उसको हमने देख लिया है। आगे चलते हैं। ये हो गई 6वीं से 7वीं सदी तक, ये इनका हिसाब किताब था। और अगर आगे देखा जाए तो मौर्य और पुष्यभूत जो वंश है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पुष्यभूत वंश में कौन कौन थे? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन पिता थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के। राज्यवर्धन बड़े भाई थे, इनको धोखे से मारा गया, उसके बाद हर्षवर्धन राजा बना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी के बाद से अर्ली मिडिवल पीरियड आता है। और मौखरी कौन थे? मौखरी इनके जैसे हर्ष की बहन की शादी मौखरी नरशिवग्रह वर्मा से हुई थी, तो वो मौखरी थे। आगे गौड़, ये गौड़ शशांक थे, इनके साथ युद्ध हुआ था या इनके साथ लड़ाई चल रही थी। गौड़ शशांक पाटलिपुत्र में उत्तरगुप्त राज कर रहे थे। ये इस समय का हिसाब किताब है, इस समय की जो इस समय के ये प्लेयर इस समय खेल रहे थे। आगे चलते हैं। 8वीं सदी में क्या हिसाब किताब था? जो कहते हैं हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं, उसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालवंश तीनों ने प्रतिभाग किया। बारी बारी से देखते हैं, एक एक क्रोनोलॉजी से लगाया गया है, एक एक करके, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए, और एक एक करके देखते हैं। जैसे माना जैसे दंत दुर्ग जो था,
इसको संस्थापक माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का। इन्होंने क्या किया था, प्रतिहारों से मालवा जीता था। मालवा का रीजन जो एमपी में पड़ता है उसको जीता था प्रतिहारों से। इसके बाद आए कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम क्या थे कि इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, एलोरा का कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 में एलोरा का कैलाश मंदिर है। और बेसर शैली का इसको सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है। बेसर शैली मतलब दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की जो मिक्स शैली है उसको बेसर शैली बोलते हैं। और इसका सर्वाधिक सबसे प्रमुख मंदिर जो है वह एलोरा का कैलाश मंदिर है। और खासियत क्या है, अभी हम लोग चर्चा की थी ना एकाश्म मंदिर की, कि ऊपर से नीचे काटते हुए एक ही पत्थर से बना दिया गया मंदिर वो एकाश्म मंदिर है। किसकी थी एकाश्म मंदिर, किसने बनवाए थे पल्लवों में, आप लोग कमेंट में इसको आंसर करिए। लेकिन कृष्ण प्रथम का जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह भी ऊपर से नीचे की तरफ एक बड़ी चट्टान को काट के बनाया गया इतना भव्य मंदिर है। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत शानदार लगता है देखने में। फोटो ही देख लीजिए तब सब लोग जाके फोटो देखते हैं। अगले अगले आते हैं ध्रुव धरावर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष में पहली बार हिस्सा ध्रुव धरावर्ष के समय में लिया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। इसके आगे आते हैं गोविंद तृतीय। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए गोविंद तृतीय जो हैं वह राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए। नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को पराजित किया था गोविंद तृतीय ने। अगले हुए अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम की खासियत क्या थी, ये जैन धर्मानुयायी थे। इनके गुरु थे जिनसेन। जिनसेन इनके गुरु थे। लक्ष्मी के भक्त कहे जाते हैं। कविराज मार्ग कन्नड़ में लिखी कविराज मार्ग इनकी रचना है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की रचना है, पूछा जा सकता है भाई। और पुत्री चंद्रबाला को रायचूर दोआब की शासिका बनाया था, या एक तरह से कह सकते हैं राज्यपाल की तरह। तो इनकी जो मतलब कह सकते हैं उस समय हम लोग 7वीं 8वीं सदी की बात कर रहे हैं, 9वीं सदी की बात कर रहे हैं, उस समय अपनी पुत्री को इतनी छूट देना ये भी बड़ी बात है, या इतना इतना अधिकार प्रदान करना। इस वजह से चर्चा हम लोग कर भी रहे हैं कि पुत्री चंद्रबाला रायचूर दोआब की शासिका रही थी। इसके आगे आते हैं इंद्र तृतीय। इसमें खास बात इंद्र तृतीय की सबसे ये कि अल मसूदी ने इसे भारत का सर्वाधिक महान सम्राट कहा है। बस याद रखना, क्योंकि अल मसूदी इस समय में आया हुआ इसलिए कहा है, सीधी बात है। तो क्या क्रम है, 914 929 10वीं सदी, अर्ली अर्ली टेंथ सेंचुरी में आया था। तो सर्वाधिक महान सम्राट का है। जबकि राष्ट्रकूट राजा को अलमसूदी ने राष्ट्रकूट राजा को बलहारा या बल्लभराज कहा है। बलहारा या बल्लभराज। और भाषा इन लोगों की क्या थी, राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी, कन्नड़ और संस्कृत। ठीक है, अगली गुटलाजीब चलते हैं। मालवा के गुर्जर प्रतिहार। संस्थापक कौन माने जाते हैं, हरिश्चंद्र, 6ठी सदी के मध्य में। 6ठी सदी में 550 जो ईस्वी है लगभग उसी टाइम में हरिश्चंद्र ने स्थापना कर दी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वह है नागभट्ट प्रथम, 8वीं सदी में, मतलब मिड 8वीं मिड मतलब 8th सेंचुरी में इन्होंने स्थापना की थी। स्थापना का मतलब क्या है, इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया कि मतलब कहीं के ये सामंत रहे होंगे, सामंत से ये राजा बने। तो नागभट्ट प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वत्सराज जो थे क्यों महत्वपूर्ण है, आगे जो आते हैं। वत्सराज इसलिए महत्वपूर्ण है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया और इंद्रायुध को, आयुध वंश के इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाया था वत्सराज ने। इसी के आगे आते हैं नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने क्या किया था, धर्मपाल द्वारा बैठाए गए चक्रायुध को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया नागभट्ट द्वितीय ने। आगे कौन आते हैं इसमें, आगे इसमें आते हैं मिहिर भोज। सब महत्वपूर्ण है। तो मिहिर भोज जो थे इनको भोज प्रथम कहा जाता है, माफ करिएगा। इन्होंने भोज प्रथम के स्थान पे कन्नौज को राजधानी बनाई। जैसे नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल की बैठाए चक्रयुध को हटा दिया कन्नौज की गद्दी से और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज को अधिकार कर लिया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने उसको राजधानी नहीं बनाई थी। तो मिहिर भोज आए, उन्होंने उज्जैन के स्थान पे कन्नौज को राजधानी बनाई। आगे आते हैं सुलेमान। हाँ, मिहिर भोज के समय में ही सुलेमान जो यात्री हैं, 9वीं सदी के यात्रा में, अब 9वीं सदी की बात हो रही है 836 से 889 ईस्वी, इस समय आए सुलेमान यात्री। और 9वीं सदी के यात्रा विवरण में इनका उल्लेख किया गया है। आदि वराह की उपाधि धारण की थी किसने, मीर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक, मीर भोज के अगले क्रम में बड़े राजा हुए कौन, महेंद्र पाल प्रथम। इनके दरबारी कवि थे राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना की है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है, मेल के लिए आ सकता है, ज्यादा संभावना है। अगला क्या है,
इसके आगे मधुपुर राजा जो हुए वो महिपाल। 10वीं सदी में अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी इंद्र तृतीय के समय भी आया था, महिपाल के समय भी वही था। और अल गुर्जर, जो गुर्जर साम्राज्य था उसको अल गुर्जर कहा है अल-मसूदी ने। और राजा को, गुर्जर राजा को बौरा कहा है। राष्ट्रकूट राजा को क्या बोला है अल-मसूदी ने? बलहारा या बल्लभ राज। और गुर्जर प्रतिहार के राजा को क्या बोला है? बौरा बोला है। राजशेखर महिपाल के समय भी रहे आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल का पाल वंश, तो संस्थापक इसके गोपाल हुए। संस्थापक इसके गोपाल हुए, बल्कि लोगों ने गोपाल को, कोई छोटे मोटे ठीक ठाक नेता रहे होंगे और लोगों का विश्वास उनमें था, तो लोगों ने मिलकर उनको राजा बना दिया था। वहां का ऐसा माना जाता है कि मतलब लोकप्रिय नेता थे। तो गोपाल उसके संस्थापक माने जाते हैं। गोपाल ने क्या किया था कि ओदंतपुरी का विहार, बिहार शरीफ में जो स्थित है, उसको बनवाया था या उसको मदद दी थी, मतलब बनने में मदद दी थी। कट्टर बौद्ध थे ये लोग, जो पाल वंश है, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा संरक्षण दिया। उससे मतलब हमारी संस्कृति काफी समय तक, या बौद्ध धर्म का संरक्षण में काफी योगदान दिया इन्होंने, नहीं तो पता नहीं खत्म हो गया चाहे उससे संबंधित जो साहित्य थे वो नहीं मिलते, समस्या थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसको आगे, इसके आगे आते हैं धर्मपाल। पालों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था धर्मपाल के समय में। विक्रमशिला देवी की स्थापना की थी धर्मपाल ने ही। और सोमपुरा की, एक सोमपुरा विहार है, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। इसके आगे आते हैं धर्मपाल के आगे आते हैं देवपाल। देवपाल जावा के शैलेंद्र वंशी शासक द्वारा स्थापित बौद्ध विहार हेतु 5 गांव दान दिए थे। और बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक सुलेमान ने, अब देखिए ये दोनों बात कहते हैं अल-मसूदी कि अल गुर्जर है, गुर्जर प्रतिहार राज्य, राजा उसका बौरा है। राष्ट्रकूट राज्य, राष्ट्रकूट राजा को बलहारा या बल्लभराज बोलेंगे। लेकिन सुलेमान ने, जो 9वीं सदी में आया था, इस सुलेमान की बात हो रही है, तो सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। क्या बोला था? रूहमा। स्टेटमेंट देके पूछा जाता है किसने कहा था। महिपाल प्रथम इसमें भी हुए थे, बस ये ध्यान ध्यान रखना है। देखिए अब दिख रहा है ना? हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ अब दिख रहा है। महिपाल प्रथम इसके समय में भी हुए थे। ये महिपाल 914 से 944 ईस्वी में थे। और इसके लगभग 40 साल बाद महिपाल प्रथम हुए पाल वंश में। और इसी समय राजेंद्र चोल का जो है बंगाल पर आक्रमण हुआ था। गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था राजेंद्र चोल। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है महिपाल प्रथम को। और जो भाषा थी इन लोगों की, पाल वंश, संस्कृत थी, प्राकृत थी और पाली थी। पाली जरूर थी, बौद्ध धर्म से करीबी थी, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाली भाषा मस्ट है, बौद्ध धर्म की शुरुआती भाषा रही है, तो पाली भाषा होनी होनी है। पाली भी थी, प्राकृत भी थी, जनभाषा थी, और संस्कृत कुछ लोगों की भाषा थी, तो तीनों होनी, इस वजह से तीनों भाषाएं थी। ठीक, तो ये मोटे मोटी जो उत्तर भारत का वो परिदृश्य क्लियर हो गया है। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब चोलों के बारे में बात करेंगे। तो चोलों के बारे में बात करने से पहले एक बार हम लोग ये हल्का सा ये जान लेते हैं कि चोल 2 तरह के थे। ठीक है, आपको कहेंगे कैसे 2 तरह के? एक थे, हल्का लिखा रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। हाँ सही है, अर्ली चोला। ठीक, समझिए। संगम कालीन आते हैं, क्या है? अर्ली चोला जो थे, यह ईसा पूर्व 300 बीसी से 300 एडी के दौरान इनका उल्लेख मिलता है संगम कालीन साहित्यों में। उस वजह से अर्ली चोला जाने जाते हैं, और उन्हीं में इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और ऐसा प्रबल प्रमाण है, जैसे स्पष्ट, जैसे कोई पुरातात्विक साक्ष्य इस तरीके से प्राप्त नहीं हो चुके हैं कि हम किसी की पहचान स्थापित कर पाए, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य हैं। और एक चीज मानी जाती है कि करिकाल चोल करके थे अर्ली चोला में। अर्ली चोला में जिसका नाम हमको याद रखना है वो करिकाल
चोल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कावेरी पे एक एनिकट बनवाया था। एनिकट, एनिकट ये भाषा तमिल भाषा का है। एनिकट मतलब डैम बोलते हैं। और डैम किस पर्पज से, एनिकट मतलब कृषि या इरिगेशन, मतलब इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से जो डैम बनाए जाते हैं उसको एनिकट बोलते हैं। तो कावेरी पे इन्होंने एनिकट 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 बनवाया था, जिसका उपयोग खेती के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जाता था। तो 150 सी की पहले की बात है, 150 बीसी की बात, मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो 150 ईसा पूर्व इनके पास ये टेक्नोलॉजी या इस तरीके से इन्होंने काम किया था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो करिकाल चोल को याद रखेंगे। अर्ली चोला के टाइम पे इंपीरियल चोल वो कहे जाते हैं जो साम्राज्यवादी चोल थे। साम्राज्यवादी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। अर्ली चोलज के बारे में हमको ये नहीं पता, वो थे, एग्जिस्ट करते थे, ये पता है हम लोग, अशोक के अभिलेख से पता था कि चोल उधर हैं, मतलब बताया जाता है उसमें। लेकिन हमको इनका ये नहीं पता था कि उनका एरिया कितना बड़ा था, या इसके बारे में खास अंदाजा नहीं है। लेकिन इंपीरियल चोलों के बारे में उनको पूरा पता है, क्योंकि इन्होंने अपने मंदिरों पे अपना पूरा इतिहास लिखवाया है ढंग से। तो लगभग सारी चीजें हमको वहां से मतलब मिल जाती हैं, कौन कब था, क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या क्या इन्होंने किया था। तो इंपीरियल चोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने लगभग उत्तर भारत में गंगा तक, गंगा के मैदानों तक आक्रमण किया, और दक्षिण में मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया तक मतलब धावा बोला, वहां पे जीते भी, वहां पे अपने उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, बंदरगाह वगैरह पे उन्होंने अपना अड्डा बनवाया बनाया। तो इस तरह से इसलिए इनको इंपीरियल चोला बोला जाता है, क्योंकि ये साम्राज्यवादी थे, आगे के राज्यों को जीतने में इनका इनकी रुचि थी। तो अब हम लोग चोल साम्राज्य की चर्चा करेंगे। तो चोल साम्राज्य जानने से पहले क्या है कि इनकी टेक्नोलॉजी जान लिया जाए। विजयालय जो हुए लगभग 9वीं सदी में हुए, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। विजयालय इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो विजयालय के जो क्रम देखा, विजयालय दिखता है, और इसको आदित्य प्रथम बोलते हैं। आदित्य नाम पढ़ने में दिक्कत, तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, नाम जानना। कुछ कुछ उन लोगों का बता देंगे। ये परांतक प्रथम, हाँ क्लियर हो रहा है, हाँ ठीक। विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, इनकी चर्चा कर लेते हैं। विजयालय संस्थापक थे, और इन्होंने जो था वो नर केसरी की उपाधि धारण की थी विजयालय ने। एक और चीज, ये और क्या थी, इन्होंने तंजावुर में निशुंभ सुंदरी देवी दुर्गा का निशुंभ सूदनी मंदिर बनवाया था तंजावुर में। तो ये है विजयालय। अगले आते हैं आदित्य चोल। इनका जो, इनकी उपाधि थी वो थी आदित्य प्रथम कोदंड राम। इनके आगे आते हैं परांतक प्रथम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि इनका उत्तर मेरूर गांव से एक अभिलेख मिलता है, तमिलनाडु के ही उत्तर मेरूर का अभिलेख। इसमें तीन प्रकार के, आगे हम लोग चोल प्रशासन की भी चर्चा करेंगे, तो उसमें यह है कि कैसे तीन प्रकार के यहाँ पे गांव में संस्थाएं पाई जाती हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं पाई जाती है तीन प्रकार की। एक पूर्व थी, एक सभा थी, और एक नगरम। तो जो सभा थी, जो कि अग्रहारों या ब्रह्मदेव गांव, ब्राह्मणों को दिए गए गांवों की जो सभा होती थी, या जो स्थानीय स्वशासन संस्था थी, उसका नाम था सभा। तो सभा का स्पष्ट उल्लेख उत्तर मेरूर के अभिलेख में, और कैसे कैसे सभा काम करती थी बहुत डिटेल में विवरण दिया गया है। तो इस वजह से परांतक प्रथम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके आगे अरिंजा चोल, फिर गंधारादित्य, फिर सुंदर चोल, फिर उत्तम चोल, फिर राजराज प्रथम। तो अगर आपने पुन्नियन सेल्वम मूवी देखी हो, हाल में आई थी, काफी शानदार मूवी थी, 2 पार्ट में आई है, अभी हो सकता है अगला पार्ट भी उसका है। तो पुन्नियन सेल्वम में जो पुन्नियन सेल्वम है वो है राजराज प्रथम। वो कल्कि कृष्णमूर्ति की एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, उसके आधार पर बेस्ड है। तो 100% इतिहास की उसमें उम्मीद ना की जाए बेहतर है, लेकिन राजराज चोल की जो बात है उसमें वो दिखाए गए हैं पुन्नियन सेल्वन, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि जैसे सुंदर चोल के भाई उत्तम चोल थे,
तो सुंदर चोल के बाद उत्तम चोल है, उत्तम के चोल के बाद राजराज प्रथम। राजराज प्रथम अगर देखा जाए तो महानतम शासकों में दो थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। और राजराज प्रथम उनसे भी आगे था, मतलब राजराज प्रथम आगे। बृहदीश्वर मंदिर का नाम हम लोग सुने हैं, बृहदीश्वर। ये जो मंदिर है ये तंजावुर में, कहाँ पे, तंजावुर में। बृहदीश्वर मंदिर के नाम से राजेंद्र चोल ने बनवाया, लेकिन ये कहाँ बनाया, गंगई कोंड चोलपुरम में। जो तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर है उसका जो शिखर है वो सीटन का है। 13 मंजिला, 13 मंजिले का विमान है। विमान का मतलब जो शिखर होते हैं दक्षिण के उनको विमान कहा जाता है। 13 मंजिला के, 1 2 3 4 इस तरह करके 13 मंजिला है। बहुत ही भव्य मंदिर है, अपने समय के लिहाज से 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र चोल आए, इनका जो मंदिर है वो 8 मंजिला है, छोटा है कंपेरेटिवली। और स्त्रैण गुणों से भरपूर है, ऐसा कहा जाता है। दोनों की स्थापत्य की तुलना की जाती है तो राजराज के जो इनका जो स्थापत्य था वो पुरुषत्व गुणों का प्रतीक है, और जो राजेंद्र चोल का जो मंदिर है वह स्त्रैण गुणों का प्रतीक है। उसकी तुलना दोनों इस तरह के एक साथ की जाती है। राजराज प्रथम में क्या 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 किया था, अगर तुलना में कुछ काम देख लिया जाए तो काम ये था इनका कि श्रीलंका भी इन्होंने आक्रमण किया, और अनुराधापुर उसकी राजधानी थी, उसको जला दिया। उसके बाद पोलनरुवा को आधा श्रीलंका जीत लिया था, आधा श्रीलंका ऊपर का, जो श्रीलंका का ऊपरी भाग उसको जीत लिया था, और पोलनरुवा को राजधानी बनाई इंस्टेड ऑफ अनुराधापुर। उसके आगे आते हैं तो इन्होंने मालदीव तक, तो देखो करंट में मालदीव चल रहा है, मालदीव का जो विवाद था जो भी था, तो मालदीव को जीतने वाले थे वो राजराज चोल थे। इनकी नौसेना बड़ी मजबूत थी, निश्चित, मतलब मिस कर गए, बोले नहीं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि वहां तक जा रहे हैं वो, दक्षिण पूर्व एशिया तक, तो पैदल तो जाएंगे नहीं, नौसेना लेके जाएंगे। श्रीलंका जाएंगे कैसे, मुश्किल, नौसेना लेके, मुश्किल क्या, नौसेना लेके ही जाएंगे। तो नौसेना अगर मजबूत नहीं रही तो ये चढ़ाई कैसे करेंगे, तो नौसेना इनकी बड़ी तगड़ी थी। और मालदीव को एक्वायर करने वाले राजराज चोल ही थे। तो बस अच्छी बात क्या थी कि राजराज चोल के बाद जो राजेंद्र चोल आए वो भी उतने ही महान थे, लगभग उतने ही महान थे, और काफी पढ़े लिखे थे, इधर उनको पंडित चोल कहा जाता है। तो राजेंद्र चोल को क्या बोला जाता है, पंडित चोल। ठीक है, कहानी अच्छी लग रही है। इन्होंने क्या किया था कि जो श्रीलंका आधा था, इन्होंने श्रीलंका पूरा जीत लिया। राजराज ने आधा जीता था, इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने अपनी जो सेना थी, नौसेना और मजबूत की, इन्होंने दौड़ाया दक्षिण पूर्व एशिया पे, उधर भी कब्जा किया, ठीक ठाक। ठीक है, और उसके बाद गंगा गंगा की तरफ आक्रमण किया। और कहा जाता है इस वजह, जब गंगा के इलाके इन्होंने जीते, ऊपर हम लोग चर्चा की थी किस पाल शासक के समय में, शायद महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था वहां तक। तो वहां से जब वहां पे आक्रमण किया और गंगा घाटी में जब विजय प्राप्त की, तो उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी बनाई, और वहां पे बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करा, जो कि 8 मंजिला है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बाद के जो महत्वपूर्ण राजा थे जिनके बारे में हम लोग को चर्चा करनी चाहिए वो थे कुलोत्तुंग प्रथम। खास बात क्या थी कि 1074 ईस्वी में इन्होंने चीन के राजा ताइसु के दरबार में अपना प्रतिनिधि भेजा था। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि ये कुछ इन्हीं के समय में जो श्रीलंका था वो विजय बाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से किया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें हो गई। इसके आगे कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में कुछ अगर महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करते हैं तो उसके बारे में ये सुना जा सकता है कि रामानुज, जो आप करिए, रामानुज जो संत थे, इनसे इनकी, तो इन्होंने क्या किया था कि तिरुपति के मंदिर से विष्णु की प्रतिमा निकलवा के समुद्र में फेंकवा दी थी, और उसी प्रतिमा को रामानुज से इनका क्लैश चलता था, उसी प्रतिमा को रामानुज ने खोजा।
क्योंकि सामान्य तौर पे माना जाता है जो भी बृहदीश्वर मंदिर है ये शैव मंदिर, और चोल मुख्य रूप से शैव थे, तो इस वजह से शैव वैष्णव का जो विरोध है उस वजह से तिरुपति के मंदिर की प्रतिमा फेंकवाना, रामानुज से जो क्लैश चल रहा है, तो कुलोत्तुंग प्रथम के द्वितीय के समय में ये चीजें हो रही थी। कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, इनके एक दरबारी थे कम्मन, इन्होंने लिखा था तमिल रामायण। बस इतनी चीजें काफी है। राजेंद्र तृतीय जो है अंतिम राजा माने जाते हैं इंपीरियल चोलाज के। तो इस तरीके से हम लोग ने उत्तर भारत की क्रोनोलॉजी देख ली, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की। दक्षिण भारत में चोल देख लिया, चोलों की क्रोनोलॉजी देख ली। अब उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रशासन प्रशासन से संबंधित। हम लोग चोल प्रशासन को देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें क्या, पहले आप लोग को दिखे ये, हाँ शायद देखा, हाँ पूरा पेज क्लियर है, ठीक है। तो प्रारंभिक राजधानी जो थी चोल प्रशासन की वो उरयूर थी। लेकिन जब विजयालय ने तंजावुर, जब उन्होंने प्रबल हुए विजयालय, तो उन्होंने तंजावुर को राजधानी बनाई। उसके बाद कांची जो थी वो चोलों की उपराजधानी थी। राजेंद्र चोल की जैसे चर्चा कर चुकी, गंगई गंगई कुंड चोलपुरम नामक नगर बसा के उसको राजधानी बनाई। फिर इनके पास क्या थी कि जैसे राजाओं को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल नहीं हुआ करता था, लेकिन एक समिति ऐसी थी जो सलाहकारी समिति का काम करती थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था उड्डन कुट्टम। उड्डन कुट्टम, आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाएगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं। उड्डन कुट्टम ध्यान रखिएगा। उड्डन कुट्टम राजनीतिक विषयों पर परामर्शदात्री जो सभा थी उसको ये नाम दिया गया। इस समय चोलों के वरिष्ठ अधिकारी पेरुंदरम कहलाते थे, पेरुंदरम। और कनिष्ठ अधिकारी क्या कहलाते थे, शेरुंदरम। ठीक। प्रशासकीय इकाई, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्रोनोलॉजी भी आ सकता है, सॉरी माफ करिएगा, क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। मंडलम, ये प्रांत होता, मंडलम क्या होता था, प्रांत होता था। कुट्टम, कुट्टम या वलनाडु क्या होते हैं ये मंडल, आज के स्थल के मंडल सरीखे। जैसे गोरखपुर मंडल है, मतलब हम लोग गोरखपुर मंडल है, इस तरह मंडल सरीखे। नाडु क्या, जिले सरीखे। कुर्रम क्या हो गया, आप तहसील सरीखा कह सकते हैं, ब्लॉक सरीखा कह सकते हैं। और ग्राम क्या है, तो ग्राम है। ठीक। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो क्या था, चोल सेना छावनियों में रहती थी, जिसे कड़गम कहा जाता था। क्या कहते थे, कड़गम या पडिविडु, पडिविडु या कड़गम। न्याय व्यवस्था की चर्चा की जाए तो क्या बात निकलेगी, तो राजा का जो न्यायालय था उसको धर्मासन कहते थे। क्या कहते थे, धर्मासन। और जो राजा के न्यायालय से निर्णय दिया जाता था उसको धर्मासन भट्ट कहते थे। क्या कहते थे, धर्मासन भट्ट। दंड व्यवस्था उदार थी, जैसे कि अगर आप हत्या करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि अपने नजदीक के मंदिर में अखंड दीप जलाएं। ठीक है, ऐसा पढ़ा मैंने तो बता रहा हूँ आपको। दंड व्यवस्था उदार थी। लेकिन अगर राजद्रोह कर दिया तब सिर्फ मृत्यु नहीं होगी, आपकी संपत्ति भी छीनी जाएगी और मृत्यु तो तय। तो ये था, राजद्रोह को भयंकर अपराध माना जाता था। अगर भू राजस्व की बात करें तो भूमि का विवरण तैयार करके उपजाऊपन के लिहाज से ये तय किया जाता था कि रेट क्या लगेगा, भूमि मतलब जो आपका राजस्व होगा वो किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए बकायदा विवरण तैयार कराया जाता था। और सामान्यतः जो भू राजस्व था वो 1/3 था। ठीक। अगला क्या है, प्रचलित मुख्य कर। इसको आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, पढ़ेंगे 2-3 बार दिमाग में रहेगा। आयम, राजस्व कर को सीधे बोलते थे आयम। लगान को क्या बोलते थे, कडिमय। ग्राम सुरक्षा कर को बोलते थे पाटिकावल, पाटिकावल। गृह कर, होम टैक्स, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स को क्या बोलते थे, मनयरे, मनयरे। और व्यापारिक प्रतिष्ठान कमर्शियल टैक्स क्या बोलते हैं, कमर्शियल टैक्स कढ़ैयरे, मनयरे और कढ़ैयरे। ठीक। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय प्रशासन, जिसकी हल्की सी चर्चा हमने की थी कि जो उत्तर मेरु अभिलेख है कुलोत्तुंग परांतक प्रथम का, शुरुआती आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम का जो उत्तर मेरु अभिलेख है उसमें सभा के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले कि 3 प्रकार की संस्थाएं स्थानीय प्रशासन की पाई जाती थी चोल गांवों में। तो पहला जो था वो उर था, क्या था, उर। तो मिश्रित आबादी वाले गांवों में ये संस्था वर्क करती थी, उर। ठीक है।
इसका विस्तृत वर्णन हमको नहीं मिलता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे पता चलता है कि इसकी जो कार्यकारिणी समिति थी उसको आलूंगड़म बोलते थे। क्या बोलते थे? आलूंगड़म। और सभा, सभा को चोल जो दस्तावेज हमको मिलते हैं या लिखे उत्तर मेरूर अभिलेख या कहीं मिलता है उसको बोलते थे सभा को पेरुंगिर्री, पेरुंगुर्री, पेरुंगुर्री, ठीक है, जो है वो पेरुंगुर्री, ठीक है। और कांची के आसपास जो है विशेष रूप से सक्रिय थी पेरुंगुर्री या सभा। आगे क्या थे सदस्य, जो पेरुंगुर्री के जो सदस्य होते थे उनको बोलते थे पेरुमक्कल। और अग्रहारों या ग्रामीण बस्तियों की संस्था ये थी, ये तो आपको हम बता ही दिए हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख में इसका उल्लेख भी किया। उत्तर मेरूर गांव में, जैसे उत्तर मेरूर अभिलेख में जो परांतक प्रथम का प्राप्त होता है उसमें ये मेंशन है कि उत्तर मेरूर जो गांव था उसको 30 हलकों में बांट दिया गया था, जैसे आजकल के वार्ड होते हैं, 30 वार्डों में बट गया और 30 लोगों का चुनाव हो रहा है। और प्रत्येक से एक एक लोगों का चुनाव होगा तो हर वार्ड से एक एक पार्षद आएंगे। पार्षद नहीं बोलते थे, मतलब बस बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, ठीक है। और सभा के, और उनकी सभा बन जाएगी, 30 लोगों की सभा होगी या पेरुंगुर्री होगी, 30 लोगों की पेरुंगुर्री होगी। 30 लोगों की पेरुंगुर्री की अलग अलग कामों के लिए अलग समितियां बनती थी। और जो पेरुंगुर्री की समितियां थी उसको वारियम बोलते थे। तो एक हो गया पेरुंगुर्री और दूसरा हो गया वारियम। पेरुंगुर्री का पर्टिकुलर छोटे छोटे कामों के लिए समितियां बनती थी उन्हीं 30 लोगों में से। तो महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा कर ली जाए तो ये रिवारियम जो था, ये रिवारियम, इसको जलाशय समिति बोलते थे। जलाशय समिति को क्या बोलते थे? ये रिवारियम। और उद्यान समिति को क्या बोलते थे? तोट्टवारियम। स्वर्ण समिति को बोलते थे पोड़वारियम। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, और महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये 12 वृद्ध सदस्यों की एक वार्षिक समिति गठन की थी जो पर्यवेक्षण करती थी, सुपरवाइज करती थी कौन सी समिति काम कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसको बोलते थे संवत्सर वारियम, संवत्सर वारियम। और इसमें कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेता था, किसी को पैसा नहीं मिलता था कि पार्षद हो गए तो इतना आपको तनख्वाह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आइए अपना काम करिए, आप अपने अपना योगदान दीजिए। अरे उसके क्राइटेरिया भी होते थे कि आप 35 से 70 की बीच आपकी एज हो और आप ये फला फला वेद वेद मतलब वेद अध्ययन आप किए हों, मतलब इस तरीके से बकायदा क्राइटेरिया होता है। ऐसे नहीं कि आप जाएंगे बन जाएंगे सदस्य, उसके लिए भी खास क्राइटेरिया होता था। इतना आप संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति कर दे रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता था। तीसरी जो स्थानीय जो सभा थी वो थी नगरम, ठीक है। नगरम कौन सा? जो व्यापारियों के निवास वाले स्थान थे वहां पे जो संस्था पाई जाती थी स्थानीय स्वशासन की, उसे नगरम कहते थे। तो इस प्रकार से हम लोग चोलों की क्रोनोलॉजी भी देख ली, चोलों का प्रशासन भी देख ली। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रश्न अभी तक पीसीएस में पूछे नहीं गए हैं, वो है संगम साहित्य। और एक ही पेज का मटेरियल, लेकिन इतना पर्याप्त है कि आपके प्रश्न सही करा दे और न पढ़ने पे गलत हो जाए। तो संगम साहित्य ये टॉपिक हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में थोड़ा सा नोट्स तैयार करके मैंने सोचा कि इसको देख लिया जाए इसके दौरान। बेसिकली इस एज में ये नहीं आएगा, ये अगर हम लोग पूर्व मध्यकाल की बात करें तो इस दौर का नहीं है। यह 3 सदी ईसा पूर्व से, जैसा कि हम लोग पहले अर्ली चोलाज के बारे में चर्चा की है ना, उसी समय 3 सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक, ये लगभग 600 साल का जो दौर है इसको संगम काल बोलते हैं। इसके दौरान जो साहित्य रचा गया, कहाँ पे, इसको परिभाषा देख लेते हैं। तीसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल भाषा में जो रचा गया वह था संगम साहित्य। इसको मुचंगम या संगम बोलते हैं, मुचंगम। तो प्रथम संगम जो है मदुरै में हुआ था। इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए किस संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो प्रथम संगम, ठीक। और द्वितीय संगम कपाटपुरम में, कहा हुआ था? कपाटपुरम में। एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम ही उपलब्ध है द्वितीय संगम का। द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकप्पियम ही उपलब्ध है। अब क्या इस तोलकप्पियम में ऐसा नहीं है कि व्याकरण ही व्याकरण है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन है। और इसमें जो 2 खास बातें हैं वो क्या है कि इसमें जो प्रेम काव्य है उसको अकम कहा गया है। क्या कहा गया है? अकम। और जो युद्ध काव्य है उसको पुरम कहा गया है। तो युद्ध काव्य को क्या कहा गया है? पुरम। और प्रेम काव्य को क्या कहा गया है? अकम, ठीक है। तृतीय संगम हुआ मदुरै में। 3 संगम, पहला कोई साहित्य उपलब्ध नहीं, दूसरे का तोलकप्पियम, और तृतीय संगम हुआ मदुरै में। इसका इसके जो साहित्य हैं, एक है एत्तुतौकी। एत्तुतौकी मतलब अष्ट संग्रह। एत्तुतौकी
अष्ट संग्रह। पत्तपाटु, पत्तपाटु दश गीत, पत्तपाटु दश गीत। ठीक। पदिनेन कील कड़क्कू, पदिनेन कील कड़क्कू, ये तीनों नाम हैं। और 18 कविताओं वाला आचार मूलक ग्रंथ। कैसे रहें, कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आचार मूलक, इसका आचार मूलक का अर्थ ये हुआ। 18 कविताओं वाला आचार मूलक ग्रंथ कौन सा है? पदिनेन कील कड़क्कू। अब क्या है, पदिनेन कील कड़क्कू में और क्या शामिल है? इसमें तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल भी इसमें शामिल है। पदिनेन कील कड़क्कू में तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल भी शामिल है, जिसको तमिल वेद भी कहा जाता है। तिरुकुरल को तमिल वेद भी बोलते हैं, ठीक है, या पांचवा वेद बोल देते हैं। तो तिरुकुरल की बात करिए। इसी संगम के दौरान जो है, या जो महाकाव्य पाए जाते हैं इस दौरान, वो शिलप्पादिकरम, इसको लिखे थे इलांगो आदिकर, मणिमेखले, इसको लिखे थे शीतले सत्तानार, और जीवक चिंतामणि। ये दोनों शिलप्पादिकरम और मणिमेखले तो सुनने हैं। इसके रचनाकारों को एक बार देख लीजिएगा, इलंगो आदिगल, शिलप्पादिकरम और शीतलेन सत्तनार, ये मणिमेखले, और जीवक चिंतामणि अलग महाकाव्य। राजनीतिक विवरण की बात करें तो मुख्यतः चेर, चोर, पांड्य इस समय थे नीचे दक्षिण भारत में। और मंत्री को क्या बोलते हैं? अमैचार बोलते थे। पुरोहित को पुरोहितार बोलते थे। मंत्री को क्या बोलते थे? अमैचार बोलते थे। अमात्य याद है? उस समय पे अमात्य बोला जाता था, याद है? अमात्य, उसे अमैचार नहीं लग रहा है, मैच कर रहा है। तो अमैचार और पुरोहितार, ठीक है। साहित्यिक एवं व्याकरणिक ग्रंथों में अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है राजनीतिक विवरण का, काल क्रमानुसार नहीं है। ये जो विवरण है वो काल क्रमानुसार नहीं है, मतलब इतिहास नहीं लिखा गया, ये साहित्य ही है। संरक्षित कवि द्वारा वर्णन किया गया, हालांकि दृष्टिकोण पक्षपाती है और राजनीतिक इतिहास के समालोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। कुछ और आ जाते हैं, सामाजिक स्थिति की चर्चा करते हैं इसमें। तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, आप लोग दिखेगा, हाँ दिखा सकते हैं, हाँ ठीक, हाँ दिखा सकते हैं विवरण। जैसे वर्गों की बात करें तो दास प्रथा का अभाव था। दास प्रथा का क्या था? अभाव था। शुड्डुम वर्ग, शुड्डुम वर्ग ब्राह्मण या बुद्धिजीवियों का जो वर्ग था उसको शुड्डुम वर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? शुड्डुम वर्ग। जो शासक वर्ग था उसको क्या बोलते थे? अरसर, अरसर शासक। बेनिगर व्यापारी, बेनिगर तो समझ आए, बनिया व्यापारी, बेनिगर व्यापारी, ठीक है। और वेल्लाल धनी किसानों को वेल्लाल बोलते थे, ठीक है। महिलाओं की बात की जाए तो सम्मान प्राप्त था महिलाओं को, लेकिन जो विधवा जीवन था वो बहुत दयनीय था। विधवा जीवन दयनीय था। और उच्च स्तर पर सती प्रथा भी की भी मतलब बात की गई कहीं कहीं। जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। और कवियत्री इस दौर की देखी जाए तो ओबयार, नचिलियार और काकई पाडिन्यार। अब जैसे आप रट सकते हैं, मेंस का आंसर लिखना हो तो ये काम आ जाएगा, और कभी कभी मिलाने के लिए हमको नहीं लगता देना चाहिए, लेकिन अगर दे दे तो मतलब ये साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो चर्चा हम लोग किए हैं ऊपर, ये सारी चीजें ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ये सारी। लेकिन अब इसको बस पढ़ लीजिए। ओबैयार, नच्चिलियार, काकई पाडिन्यार कवियत्री थी। और प्रमुख देवों की बात करें, ये महत्वपूर्ण है। प्रमुख देव कौन थे? मुरुगन, ये पूछा जा सकता है। मयून, विष्णु को क्या बोलते थे उस समय? मयून। वंदन, इंद्र को वंदन बोलते थे। बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रसार था उस समय पे, चर्चा मिलती है, ठीक है। तो मयून, वंदन और मुरुगन, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि मुख्य व्यवसाय था। चावल मुख्य फसल थी। हस्तशिल्पों का भी प्रयोग होता था। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि निर्यात किस चीज का होता था, तो सूती कपड़े, मसाले। ये मसाले आप जानेंगे दक्षिण भारत की मतलब गोड चीज है, तो मसालों का निर्यात होगा। अभी के लिए नहीं, तभी की बात हो रही है। अभी तो आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कौन करता है, अलग अलग मसालों का, तो आप चौंकेंगे कि कहाँ कौन से राज्य हैं। ये तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तब उस समय हमेशा उस समय उन चीजों के लिए वो महत्वपूर्ण था। और विशेषकर विशेषकर काली मिर्च, काली मिर्च तो मतलब उसके लिए दक्षिण भारत रहा जाता। तो सूती कपड़ा, मसाले, हाथी दांत, मोती, अन्य बहुमूल्य रत्न, ये भेजा जाता था बाहर। मंगाया गया जाता था घोड़े अरब से। कहाँ से? चोलों के समय में घोड़े अरब से मंगाए जाते थे, आज की बात नहीं, तभी से। घोड़ा, सोना चांदी और मीठी शराब, तो यही सारी चीजें, ऐसी की चीजें आती थी वहां से। एक युद्ध के लिए जरूरी है घोड़ा,
बाकी सोना चांदी मीठी शराब तो वही है। बंदरगाह, तोंडी, मुशरी, कोरकई, अरिकामेडू। इसमें तोंडी और मुशरी आपका केरल साइड में पड़ेगा, मुचिरी मुचिरी बोल सकते हैं, और कोरकई और अरिकामेडू कहाँ पड़ेगा आपको, आपका पूर्व की तरफ पड़ेगा, साउथ में। तो ये चर्चा हो गई। हम लोग पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत के कुछ राज्यों की बात किए हैं। दक्षिण भारत में पल्लव, चोलों का प्रशासन और संगम साहित्य का डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल देखते हैं। अब देखिएगा कि प्रश्न कैसे सीधे पूछे जाते हैं, इससे ही पूछे जाते हैं। 16वां 17वां प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका की उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। बताइए किसने किसने की थी, अभी जस्ट बता के आ रहे हैं। राजराज प्रथम ने, ठीक है, टिक कर देते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? किसकी? नहीं, कुलोतुंग था ये, कुलोतुंग प्रथम। उस समय धीरे धीरे चोल साम्राज्य कमजोर हो गया था तब तक, तो बेचारे को मैनेज करना। तो नहीं तो बच्चों, तो कुलोतुंग, तो कुलोतुंग था इसके टाइम, कुलोतुंग प्रथम। इसके समय में ऐसा हुआ था कि विजय बाबू के नेतृत्व में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। अगला प्रश्न देखा जाए तो कथन और कार्ड से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। बिल्कुल सही है। और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्णित कराने का चलन प्रारंभ किया था। अभी जस्ट हम लोग चर्चा की है, दोनों सही हैं और एक दूसरे का एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि यही लॉजिक हम दिए भी थे अभी, मतलब जब चर्चा कर रहे थे। तो 119वां भी ये सही होगा। फिर आते हैं अगर 120वें की, तो निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, मणिग्राम, नाना देशी। तो ये थोड़ा सा जैसे इसमें क्या है कि जो नाना देशी है, मुख्य रूप से ये जो है वह विदेशी व्यापार से संबंधित, 2018 का प्रश्न है नाना देशी। लेकिन कहीं कहीं मणिग्राम भी विदेशी व्यापार में संलग्न पाई जाती है। हालांकि नाना देशी आप नाम से थोड़ा सा, वैसे ये कह नहीं सकते, आप पता लगा ही लेते, लेकिन नाना भिन्न भिन्न, देशी देश, तो जो विभिन्न देशों में व्यापार करें उसको नाना देश कहते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये किया जा सकता था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के न आ रहा हो डायरेक्ट, अब न पढ़े हो, तो ये किया जा सकता है। मणिग्राम भी मानी जाती है कि विदेशी व्यापार में संलग्न थी, तो मणिग्राम भी सही है। और इसका उत्तर हमको याद नहीं है कि आयोग ने क्या दिया था एग्जैक्टली, लेकिन ये ठीक है। 21वां क्या है? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में इनका उल्लेख किया गया है। अगला कौन सा है? निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसके बारे में हमको पता भी नहीं था कि ये थोड़ा चेक करा। मातवालिन, ये मातवालिन थे जिन्होंने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये भी एक प्रश्न था। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो कौन सा है? अब ये है कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित थे, पूरी तट पर नहीं। तो इस पे हम लोग वही चर्चा की है ना, तीसरा और चौथा, सी। 123 का सी होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग उदाहरण भी लिए थे कि तोंडी, मुचरी, और पूर्व की तरफ कौन कौन थे? कोरकई थे और अरिकामेडू। तो ये पूर्व की तरफ थे, और पश्चिम की तरफ मुशिरी और तोंडी, ठीक है। 124वां में किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल्ल ने वहां के एक राजकुमार को सहयोग देने के लिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने 2 अभियान अपना मतलब 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो इसका उत्तर होगा बी। अगला कौन सा है? प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार में विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये दोनों सत्य है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला सुमेलित करने के लिए है कि किताबें और उसके जो रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन लिखा है?
पाणिनि, अगर आप लेक्चर इसको फॉलो कर रहे हैं तो इस पर चर्चा की जा सकती है, की जा चुकी है। महाभाष्य अष्टाध्यायी की टीका है। और बोलू बरोबर, अष्टाध्यायी पाणिनि लिखी है, महाभाष्य टीका है अष्टाध्यायी की, और इसे लिखा है किसने? पतंजलि ने। ठीक है, ए का 4 और बी का 3, तो ए सही आंसर होगा। सी का कौन सा होगा? सी का 1। निरुक्त किसका है? निरुक्त है यास्क का। और वार्तिक किसकी है? वार्तिक है कात्यायन की। तो निरुक्त यास्क याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे आप अष्टाध्यायी महाभाष्य आपको भी पता होगा, लेकिन ये निरुक्त और वार्तिक नहीं पता होगा। इसमें तो ऐसा था कि आपको सिर्फ अष्टाध्यायी पता होता तो उत्तर आपका आ गया, लेकिन हो सकता है प्रश्न ऐसा ना हो, तो आप निरुक्त और वार्तिक के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कि निरुक्त यास्क याद रहे और वार्तिक कात्यायन याद रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चरक संहिता के कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है वो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है या एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर मिल गया वाली बात है तो मतलब इसमें ये है कि ये आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर अब ये पूछे कि अब हर साहित्य का या जितनी भी किताबें हैं उसका हम लोग अध्याय और खंड याद रखें, तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। तो ये पता हो जाना कि ये किसने लिखा है इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। एक आध क्वेश्चन इधर उधर चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कौन से युग्म में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है उपयुक्त निम्नलिखित युग्म में? तो हम नीचे शुरू करते हैं। तो सौंदरानंद अश्वघोष की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, मालविकाग्निमित्र कालिदास की है, कर्पूर मंजरी हर्ष की। याद रखिए, याद करिए। अभी जस्ट हम लोग क्रोनोलॉजी में देख रहे थे, तो जो गुर्जर प्रतिहार का था उसमें राजशेखर हुए थे। राजशेखर ने क्या काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी लिखा था। राजशेखर थे ना दरबारी कवि। तो कर्पूर मंजरी किसकी है? ये राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर की। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? ये क्वेश्चन 2 साल, मतलब एक तो ऐसा प्रश्न था कि कभी मैंने देखा भी नहीं था, मतलब मैंने तो हो सकता है बहुत लोगों ने ना देखा हो। पहले इसको मिला लेते हैं। रागमाला लिखी है पुंडरीक विठल ने, रसकौमुदी लिखी है श्रीकंठ ने। उतर आ रहा है A3 B4, A3 सही आ गया, बहुत सही। C1 और D2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये प्रश्न पूछा था एक साल, अगले साल भी इसको सेम टू सेम रिपीट किया। ये पता नहीं कैसे हो गया, भगवान जाने। हम तो इसको इसलिए नहीं पढ़े थे कि अब नहीं पूछेगा, तो दूसरे साल भी गलत किए थे, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए, हो सकता है तीसरे साल भी पूछ दें, मतलब कुछ कह नहीं सकते। 2 साल लगातार पूछा था जहां तक हमको आइडिया है इसकी प्रश्न के बारे में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा बी। 130वें के देखते हैं कि लाइफ ऑफ फेमसान किसने लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? हिस्टोरियल फिलिपिकली कौन सा सुमेलित नहीं, ये ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ना है कि सुमेलित है लगा के ना आ जाए। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, तो द हिस्ट्री हेरोडोटस की है। और हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है वो पाइम्पियस स्ट्रोगस की है। द नेचुरल हिस्ट्री, ये ध्यान होगा आपको, ये प्लिनी की है। और लाइफ ऑफ एंसान हुईली की। तो इसका बी, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य। उसका अगला क्या है कि इसमें कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो आप लेक्चर में पीछे जाएंगे जहां मैंने अच्छा नहीं, माफ करिएगा, इसका मैंने नहीं कराया। हाँ ठीक है। खजुराहो के चंदेल वंश की बात हो रही है, जिसमें धंग थे, विद्याधर हैं, आदि हैं। इसकी इसकी जो क्रोनोलॉजी बनेगी, इस यशोवर्मा सबसे पहले आएंगे, इसमें इसके बाद धंग आएंगे, फिर विद्याधर आएंगे, और इसके बाद कौन आएगा? कीर्तिवर्मा आएंगे। ठीक है, यही क्रम हो जाएगा। इसको क्रम से लगा लीजिएगा, जो सही उत्तर होगा उसको मार दीजिएगा। ठीक है, अगला कौन सा है? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो अभी हम लोग चर्चा करके हैं विक्रमशिला की जो बात है वो धर्मपाल। लेकिन सोमपुरा महाविहार की भी का निर्माण जो कराया था वो भी किसने कराया था? वो भी धर्मपाल ने ही कराया था, सोमपुर महाविहार। आगे बढ़ते हैं।
ये तो किस राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो गोपाल की चर्चा करते हुए हम लोग चर्चा किए थे कि ये लोकप्रिय राजा था, इसको लोगों ने बनाया, इसको लोगों ने इसको सत्ता दी। लेकिन और हर्षवर्धन की हम लोग बात करते हैं, तो हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का पिता के क्रम में आए थे। हर्षवर्धन के बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन। तो ये तो लोकप्रिय थे, जनता तो प्रत्यक्ष चुनी नहीं थी। फिर यशोवर्मन कौन थे? यशोवर्मन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, यशोवर्मा और यशोवर्मन, ये भी चुने हुए राजा नहीं थे यशोवर्मन। नंदीवर्मन पल्लवमल जो थे, नंदीवर्मन पल्लवमल थे, ये डायरेक्ट लिनिएज में नहीं आते थे। पल्लवों के ये नंदीवर्मन थे, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट लिनिएज में नहीं आते थे। तो अचानक से राजा की मृत्यु के बाद जो जनता थी या जो महत्वपूर्ण लोग थे, उन्होंने मिलके ये एक राजकुमार थे, मतलब जिनका लिनिएज डायरेक्ट थ्रोन असेंड इनके सर पे नहीं हो रहा था, लेकिन इनको अलग से चुन के ले आके इनको राजा बनाया गया था। तो नंदीवर्मन पल्लवमल और गोपाल, दो चार उत्तर हो जाएगा, सी सही सही आंसर है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह की थी? तो हम लोग इसकी एग्जैक्ट इसकी चर्चा कर चुके हैं, मिहिर भोज की आदिवराह की थी। ये जो क्रम है काल क्रमानुसार संयोजित करेंगे आप, इसलिए करेंगे क्योंकि जस्ट पहले हमने चर्चा की है और गुर्जर प्रतिहार पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के क्रोनोलॉजी की चर्चा की है। आप इसको क्रोनोलॉजी से लगाएंगे, ठीक है, लगा के उसका सही उत्तर देंगे। अगला क्या है? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रसिद्धि पाए। जो अनिलवाड़ के चालुक्य थे, या गुजरात गुजरात के जो चालुक्य थे, उनकी बात हो रही है। उनके उनके दरबार में रहते थे विद्वान हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र। और जयसिंह सिद्धराज के बाद कुमारपाल के दरबार में ये सलाहकार हुए। तो कुमारपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 139वां का देखा जाए कि प्राचीन प्राचीन समय, प्राचीन राज्यों के जैसे स्थानों के प्राचीन नाम और आज के नाम। तो कन्नौज का होता है महोदयश्री, बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर महोबा को बोलते हैं, महोबा को बोलते थे महोत्सव नगर, सही है। अलीगढ़ को क्या बोलते थे? कोल या कोयल बोलते थे अलीगढ़ को, ये भी सही है। जेजाक भुक्त बुंदेलखंड को बोलते थे, न कि कौशाम्बी को, तो ये गलत है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और गौड़ बहो के रचयिता है, गौड़ बहो के इसके वाक्पति। तो इस प्रकार हमने आज जो एंशियंट प्लस अर्ली मिडिवल या पूर्व मध्यकाल के पीवाईक्यूज समाप्त कर लिए। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि अभिलेखों पे नोट्स, मतलब अगर मैं तैयार कर दूं तो उस पर क्या आपका मतलब उत्साह के साथ अगर आप बोलें तो तैयार कर देंगे अभिलेखों के लिए भी। तो हमको वैसा खास दिखा नहीं उत्साह कि अभिलेखों के लिए आप लोग चिंतित है खास। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आएगा इसको करिए, अगला आएगा वो एंशियंट हिस्ट्री टाइमलाइन का होगा, जिसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज किए जाएंगे। तो ध्यान से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसको करिए। इसको करने के बाद हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के टाइमलाइन आएंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद एंशियंट सॉरी माफ करिएगा, अगले में मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन आएंगे और मिडिवल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज करेंगे। और अर्ली मिडिवल के बाद मतलब वो 12वीं सदी के बाद होगा, जैसे जो भी आक्रमण हुए, आक्रमण के बाद क्या क्रम था, और उसके बाद सल्तनत काल, फिर उसमें विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है बीच में, उसके बाद फिर मुगल। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये हम लोग देखेंगे मैप के जरिए, मिडिवल क्रोनोलॉजी, और बाद में उसके पीवाईक्यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।